हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 5 जिसकी थीम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य को समझेंगे। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आइए देखते हैं। चैप्टर नेम राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य राजा वैसे नहीं जो हमने ऋग्वेद में पढ़ा था, चैप्टर 4 में पढ़ा था। देखिए, वैदिक काल को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जन और विष के बारे में हमने पढ़ा था। जन, भरत विष और पुरुजन, पुरुविष। अब वही जन से जनपद बन गए और जनपद से महाजनपद बन गए। वो हम अब इस लेसन में देखेंगे। अब जो ऋग्वेद के समय प्रारंभिक वैदिक काल में जो राजा होते थे, राजा क्या वो अपने आप में से ही एक कुशल योद्धा को चुनते थे और वो उनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी और ना ही वो कर लेते थे। पर ये जो राजा हैं जनपद में, महाजनपद में जो राजा हैं वो कर भी लेंगे और अपनी सेना भी रखेंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे वो लोग विकसित हुए। आज हमारे सब टॉपिक होंगे कुछ लोग शासक कैसे बने, वाण, जनपद, महाजनपद। कहानी शुरू होती है चुनाव का दिन। शंकरन जो ये एक छात्र है, शंकरन जब उठा तो उसने देखा उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। वो चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। तो उसने अपने नाना जी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे समझाएं। तो उन्होंने कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। शासक, कैसे शासक? अब वो सोचने लगा, क्या पहले भी ऐसे चुनाव की प्रक्रिया चलती थी? पहले लोग कैसे चुनते थे? वो इन सब के बारे में सोचने लगा। आइए इसके साथ साथ हम भी देखते हैं पहले प्रक्रिया राजा बनने की कैसे होती थी। आज तो मतदान के जरिए शासकों का चुनाव करते हैं, पर पहले लोग ऐसे राजा का चुनाव नहीं करते थे। वो कैसे शासक बने, यहाँ देखिए। पहले क्या होता था, 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बड़े बड़े यज्ञ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आया है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ अगर आपने रामायण देखी है तो उसमें दिखाते हैं कैसे राजा श्री राम जी ने अपने घोड़े को स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ा, और उसी से रिलेट करते करते आप पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। अश्वमेध यज्ञ जो एक शक्तिशाली राजा करवाता था, वो क्या करता था, एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ देता था। तो अगर इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है जिसने उस घोड़े को जाने दिया। इसके बाद उन राजाओं को जिन्होंने उस घोड़े को जाने दिया, उनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ कौन संपन्न करवाता था? विशिष्ट पुरोहित लोग ही उनको संपन्न करवाते थे और पुरोहितों को उपहार से सम्मानित किया जाता था। उन्हें कुछ गिफ्ट दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और यज्ञ में सभी आमंत्रित राजा उसके लिए उपहार लाएंगे क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली है। फिर अब देखिए राजा का स्थान कैसा होता था और वो कैसे आसन पर बैठता था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ये लाइन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आपने प्रीवियस पढ़े हैं तो उसमें देखा होगा बाघ की खाल का एक विशेष आसन। उसके बाद आता है युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, प्रीवियस में आया हुआ है पहले ये क्वेश्चन सारथी, क्योंकि यहाँ हम ऑप्शन में सेनापति देख के सेनापति टिक कर देते हैं क्योंकि राजा का तो सहचर जो है पति माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ आया है कि राजा का सारथी ही उसका सहचर होता है। तो यज्ञ के अवसर पर सारथी क्या करता है, जब वो घोड़े की देख रेख में विचरण करता है घोड़ा, तो वह क्या करता है, उन राजाओं के सामने जहाँ से घोड़ा निकल रहा है, जहाँ जिस राज्य में घोड़ा जा रहा है, वहाँ राजाओं की
जिसने यज्ञ छोड़ा है उस राजा की सफलता का, विजयों का, गुणों का गान करता है कि हमारे राजा ऐसे काम करते हैं, वो एक तीर से इतने लोगों को घायल कर सकते हैं, इतने लोगों को मार सकते हैं। साथ ही इन चीज़ों का बड़ा के बखान करता है। फिर आता है कि इस अनुष्ठान में शामिल कौन कौन होते हैं। अब देखिए, जो राजा के सगे संबंधी, जिसमें रानियां, राजा की रानियां और उनके पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते हैं। और जो राजा आमंत्रित राजा हैं वो सिर्फ यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। और राजा के ऊपर पुरोहित क्या करता है, पवित्र जल का छिड़काव करके कई अन्य अनुष्ठान करवाता है। विष अथवा वेश्या जैसे सामान्य लोग उपहार लाते हैं, क्योंकि राजा यज्ञ करवा रहा है, उनके लिए वो गिफ्ट लेकर आते हैं। और जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पैसे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। यज्ञ में उपस्थित होने वाले, अब यज्ञ में कौन कौन उपस्थित हुआ, राजा, रिश्तेदार, राजा की पत्नी, उनके बच्चे, पुरोहित, साधारण राजा, साधारण लोग, ये सब वहाँ पर एकत्रित हुए राज्य का राज्याभिषेक या अश्वमेध यज्ञ में वो कैसे वो यज्ञ करवा रहे हैं उसको देखने के लिए। अब बारी आती है वर्ण। वर्ण उत्तर वैदिक काल में 4 तरह के सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इन सब को काम के आधार पर विभाजित किया गया था। काम, उस समय ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना, और इनसे उनको उपहार मिलते थे। अक्षत्रिय, उनका काम होता था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना जो उस एरिया में रह रहे हैं। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन और व्यापार करना था। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्ग हैं उनकी सेवा करना था। आगे आता है जनपद। अब देखिए कैसे वो शक्तिशाली राजा जनपद में कन्वर्ट होते गए, कैसे वो जनपद बनते चले गए। अब जन का सिंपल वर्ड है जनपद, पद पैर गड़ाने वाला। उन जो शक्तिशाली राजाएं हैं उसमें कोई एक शक्तिशाली राजा, और धीरे धीरे कैसे वो विकसित हुए और वो उनमें से वो कैसे जनपद बनने लगे, इनके बारे में हम देखेंगे। महायज्ञों को करने वाला राजा, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिसका भी पीछे वर्णन था, महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद, जिसका शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। अब देखिए जनपद, पहले जनपद कौन से थे। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख थे। इन तीनों का नाम याद करना है कि जनपद में कौन कौन से थे। मिलान में भी आ सकता है, कहाँ पे थे उन चीज़ों को भी याद करना है। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, और ये भी यूपी में था। खुदाई यहाँ से पता चला है कि यहाँ लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी वन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अब आगे क्वेश्चन आया है, क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है। तो यहाँ देखिए गन्ना, सरसों, इनका उल्लेख वहाँ नहीं था। दालें, गेहूं, धान जो ये हम पढ़ते आ रहे हैं, दालें और गन्ना, इनका उल्लेख वहाँ नहीं था। अब यहाँ देखिए पात्र, जिस पे यहाँ में आपको साइड में लाइनें दिखाई दे रही होंगी, ये जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, ये है चित्रित धूसर पात्र, पेंटेड ग्रे वेयर। इसको इंग्लिश में ही लर्न करना, इंग्लिश में ही इसका नाम आता है एग्जाम में ज़्यादातर। तो अब ये देखिए ये कहाँ मिला, ये उत्तर वैदिक काल में मिला। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। इनका उपयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। फिर आगे आता है कि ये जो मिट्टी के बर्तन हैं उसी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कैसे बर्तन बनाते थे? चित्रित धूसर पात्र, पेंटेड ग्रे वेयर, और इन बर्तनों पर चित्रकारी की जाती थी सरल रेखाओं और ज्यामिति आकृतियों के रूप में।
अब आगे आते हैं महाजनपद। महाजनपद जनपद से भी अधिक महत्वपूर्ण, जनपद उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद, अभी तक जो हमने पढ़ा जनपद के बारे में, वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए, कुछ ही जनपद अधिक महत्वपूर्ण हुए हैं। यहाँ पर कुल 16 महाजनपद हुए हैं, अधिकतर महाजनपद। अब महाजनपद जो हैं जनपदों से कैसे अलग थे? महाजनपदों की अपनी एक राजधानी होती थी। राजधानी कैसी? राजधानी में भी वो किलाबंदी की गई थी। किनसे की करते थे वो लोग? लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाकर वो लोग जो है राजधानियों को किलाबंदी किया करते थे। अब यहाँ मैप में आपको दिख रहा होगा इधर कि यहाँ पे वैशाली, मगध, वेजांग, कौशाम्बी, कौशल, कुरु, गांधार, तक्षशिला, ये सब जो नाम आए हैं, उज्जैन, अजंती, अवंती, ये सब हैं जो हमारे 16 महाजनपद हैं। अब आगे आता है जो ये महाजनपद थे, राजधानियों की किलाबंदी क्यों करते थे? देखिए, वो 3 कारणों से किलाबंदी करते थे। सबसे पहले तो अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके वे अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे कि हम कितने पावरफुल हैं। वो ऐसा दिखाने का प्रयास करते थे कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए वो किलाबंदी किया करते थे। फिर नेक्स्ट आता है किले के अंदर जो उस किले के अंदर रह रहे लोग हैं उनको और उस क्षेत्र पर, उस जमीन पर नियंत्रण रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए राजधानियों की किलाबंदी किया करते थे। तीसरा कारण आता है अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण कर वह अपनी राजधानियों को ऊंची ऊंची जो किलाबंदी करते थे। फिर आता है बंदी करते थे, इनके लिए उन्हें किन किन संसाधनों की आवश्यकता, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती थी, उन सब के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। यहाँ पर उन्हें जरूरत पड़ती थी सबसे पहले तो प्लानिंग, वे योजना बनाते थे कैसे दीवार खड़ी करनी है, कितनी मजबूत बनानी है, क्या चीज़ कितनी चीज़ों को यूज़ करना है, इन सब के बारे में वो एक प्लानिंग किया करते थे। फिर प्लानिंग करने के बाद उन्हें लेबर चाहेंगे, परिश्रम करने वाले स्त्री पुरुष व बच्चे इनके लिए अथक परिश्रम करते थे। हजारों की संख्या में ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो इन राजधानियों को किलाबंदी कर पाए। फिर उसके बाद ईंट, अब वो काम किन से करेंगे? ईंट व पत्थरों का इंतजाम। अब उनके लिए ईंट व पत्थरों का इंतजाम किया जाने लगा ताकि वो अच्छे से अच्छी किलाबंदी कर सके। यहाँ जो चित्र आया है कौशाम्बी किले की दीवार, यहाँ जो है चित्र में दिखाई गई है। कौशाम्बी जो एक महाजनपद है, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके लिए एक भाग का निर्माण 2500 साल पहले हुआ था। उसके बाद आता है कि महाजनपद में जो राजा हुए हैं वो कैसे अपनी सेना को रखने लगे, उनको नियमित वेतन देने लगे। फिर अगर वेतन देंगे वो सेना के लोगों को तो वो कर भी इकट्ठा करेंगे। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।